वैद्युत धारा 12th क्लास की फिजिक्स के सेकंड यूनिट का नाम है, ठीक है। तो इसमें वैद्युत धारा में क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं जो कि पढ़ने होते हैं, वो इसमें लिखा हो। इम्पोर्टेंट भी है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आगे के सब्जेक्ट को समझना बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि वैद्युत धारा होता है क्या, फिर अनुगमन वेग, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। फिर आता है धातु की चालकता में कैसे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर आता है धारा घनत्व से जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर आता है मोबिलिटी, गतिशीलता क्या होती है, इसके बारे में। फिर संबंध पूछता है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में। फिर विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधक का संयोजन, ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही किरचॉफ का नियम, न्यूटन से, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है वही देखते हैं, वैद्युत धारा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि वैद्युत धारा होता है क्या, आवेश, चालकों में आवेश का प्रवाह होता है क्या, चालकों में आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा कहलाती है। अगर नॉर्मली इसका डिफिनीशन देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि चालकों में आवेश का प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो नॉर्मली इसे डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, डिफिनीशन तो हमेशा देखते हैं, बुक में भी दिया होता है, तो उसे मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक निकालने से पहले नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मली से कैसे इसका होता क्या, सूत्र से कैसे निकालते हैं, क्योंकि याद करना एक अलग बात है और निकालना अलग बात है, ठीक है। अगर किसी मतलब जो भी चालक है उसमें ही धारा प्रवाहित होती है, ये तो नॉर्मली सभी जानते हैं। तो आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से आवेश को डिनोट करते हैं। और सबको मालूम है टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, समय मालूम है ना, टी से डिनोट किया जाता है। आइए क्यू क्या है, आवेश है, आवेश, ठीक। तो धारा, अगर तुम सूत्र के अकॉर्डिंग देखोगे तो आई बराबर क्यू बटे टी होगा, क्या, आई बराबर क्यू बटे टी। एकांक समय में आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा कहलाता है। अगर तुम नॉर्मली सूत्र से देखना चाहोगे कि क्या होता है, जैसे कि डिफिनीशन किताब में लिखी जाती है, वो किसी ना किसी द्वारा लिखा गया होता है, तो तुम खुद भी बना सकते हो। मेन सूत्र तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एकांक समय में आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, डिफिनीशन हो गया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे इसका कि क्या होता है, तो इसका आवेश का होता है कूलाम, सबको मालूम है, एंड समय का सेकेंड, तो कूलाम बटे सेकेंड हो जाएगा, या तो इसे एम्पियर लिखते हैं, ठीक, एम्पियर, ठीक, ओके। तो आगे देखते हैं और क्या होती है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग को ये भी पता है कि अगर किसी चालक में धारा, अगर इलेक्ट्रॉन एन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर इसे दर्शाया जाता है, मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसे दर्शाया जाता है, तो हम क्यू बराबर एन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू बराबर एन ए भी लिखा जा सकता है। तो अगर तुम लोग ये चाहोगे तो इससे क्या बन सकता है कि आई बराबर एन ई बटे टी, ये भी आ सकता है सूत्र में। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में छोटे मोटे उसमें काम आते हैं, ठीक है। आगे ये भी देख लो कि जैसे कोई भी चाल, मतलब वो होता है ना परिपथ, जो कि कोई भी परिपथ है, तो उसमें जब हम लोग धारा को मतलब प्रदर्शित करते हैं तो एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोई भी है मतलब परिपथ है तो उसे एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लो अगर प्लस माइनस जा रहा है, धारा का प्रवाह अगर इस रास्ते हो रहा है, तो नॉर्मली उसे एरो द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, धारा का प्रवाह, ठीक है, ओके। ये सिंबल तो प्लस माइनस का सब जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो फिर अब आगे देखते हैं क्या क्या है। फिर आता है कि धारा के प्रकार, ये तो धारा समझ में आ गया ना कि आवेश के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा के प्रवाह ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, एंड सेकेंड होता है दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। वो प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, एंड दृष्ट धारा को डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये जो हम लोग के घरों में होता है ये प्रत्यावर्ती धारा ही होता है, ठीक, ओके। तो आगे देखते हैं क्या क्या आगे होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैद्युत धारा समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग या वाह वेग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि अनुगमन वेग होते क्या है। अनुगमन वेग, ठीक, अनुगमन वेग, अब ये अनुगमन वेग क्या होता है। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं, डिफिनीशन क्या होता है इसका। डिफिनीशन ये होता है कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक विभव मतलब बाह्य बल लगता है विभव के रूप में, और वो इसे एक निश्चित वेग प्रदान करता है, और वो नियत वेग से एक सीधी रेखा में गमन करती हैं।
नॉर्मली डिफिनीशन हो गया, कैसे समझो देखो। जैसे मान लो ये कोई चालक है, ठीक, ये बड़ा कर रहा हूँ देखने के लिए। कोई चालक है, तो चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त अवस्था में इधर उधर गमन करते हैं। जैसे कि नॉर्मली कोई इधर जाएगा तो कोई इधर आएगा तो कोई इधर जाएगा, एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। बट जैसे ही इसको हम एक विभव से जोड़ देते हैं, विभव बोले तो बैटरी, ठीक है। अगर बैटरी से जोड़ दोगे तो ये इसमें ये होगा कि यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी, मतलब जो भी विभव प्रवाहित होगा, तो ये जाके इस पे एक फोर्स लगाएगा, बल आरोपित करेगा, और ये सारे किसी एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे नियत वेग से, ठीक है। जब एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे तो ये जो बल लगा है वही अनुगमन वेग होता है, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो कि 10⁻⁴ मीटर की कोटि का होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि किसी चालक चालक में बैटरी जोड़ने पर बैटरी जोड़ने पर चालक में चालक में उपस्थित उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित होता है। आरोपित होता है जो उन्हें उन्हें किन्हें इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, जो उन्हें एक निश्चित निश्चित वेग प्रदान करता है, वेग प्रदान करता है जिसे VD कहते हैं, वेग प्रदान करता है VD, ठीक है। यही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक, ओके। कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट पूछ लेता है चालक के अनुगमन के वेग के बारे में, तो इसके सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सूत्र भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका सूत्र कहाँ से आएगा, ये देखो बताता हूँ जस्ट। हम लोगों ने 9th में और 11th में पढ़ा था एक समीकरण V = U + AT, ठीक है। वहाँ से ये ले लो, जो V है ये वेग होता है ना, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो इसके जगह में हम लोग नॉर्मली VD ले लेंगे, जो कि यहाँ पे कौन सा वेग है, अनुगमन वेग है, ठीक है। एंड U, क्योंकि रुका हुआ अवस्था में देखेंगे नॉर्मली इसे, U मतलब जीरो ले रहे हैं, मतलब प्रारंभिक अवस्था जो होती है जीरो, रुका हुआ अवस्था में, ठीक है। ये त्वरण होता है, सबको मालूम है क्या, एक्सेलरेशन त्वरण होता है। और टाइम को यहाँ पे हम लोग टाउ ले लेते हैं, ठीक है, टाइम को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, VD = A टाउ। कैसे A टाउ, क्योंकि U का मान जीरो हो गया, इसका मान जीरो हो गया, तो A बचा, T की जगह पे हम लोग टाउ ले लिए हैं। समझ में आ रहा है ना, ओके। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने 9th में पढ़ा था वो F = ma, एक फार्मूला आता है, F = ma, ठीक है। 9th में एक है, उसका याद नहीं आ रहा इस टाइम किस चीज़ का, लेकिन है, और शायद फोर्स लगता है वो F = ma। और मतलब 12th में ये हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 पढ़े हैं ना। तो अगर यहाँ से हम लोग बल का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो F = E × Q होगा, E × Q। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड बराबर है, तो ma = होगा ना। यहाँ से हम लोग A निकाल लेंगे, तो A = EQ M, क्या होगा, EQ M होगा। और यहाँ पे जो A के साथ, सॉरी, VD, नॉर्मली यहीं पे निकाल लेता हूँ, क्या पलटना पलटूँ। तो यहाँ पे VD = A के जो ये मान निकले हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। EQ/M, ये जो टाउ बचा है इसे यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये पूछता है कि नॉर्मली VD किसी भी चालकता में प्री बोर्ड कराया गया था, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि VD का मान बताओ कितना होगा अनुगमन वेग का। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि उतना नहीं है बट नॉर्मली इंपॉर्टेंट तो है। तो VD = EQ, ये आवेश है, EQ/M होता है, M टाउ, ये टाउ है, ठीक, EQ/M टाउ, ठीक है।
तो ये कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं। एंड अब आता है धात्विक चालकत्व में आवेशों का प्रवाह। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। जैसे कि पहला है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली एक सबसे बेसिक डिफिनीशन है कि जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश, कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये डिफिनीशन हो गया। लेकिन ये बाह्य कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, वो क्यों नहीं बाधित होते हैं, या ऐसे कभी कभी क्वेश्चन डाउट आते हैं मन में कि ऐसा क्यों, क्या होता है कि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है वो भी कोश के अकॉर्डिंग बंधे होते हैं। तो इसके लिए जानते हो क्या डिफिनीशन है, इसके लिए मतलब नॉर्मली ये है कि जो कोई भी परमाणु होता है ना, तो वो कमरे के ताप में तापीय विक्षोभ के कारण उसमें हलचल होती है। तो तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय विक्षोभ के कारण ना कि बंध से टूट के बाहर आ जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। तो नॉर्मली इसका डिफिनीशन तो यही आएगा कि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट आता है कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। क्या, माध्य मुक्त पथ, जो कि लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, माध्य मुक्त, मुक्त पथ ये क्या होते हैं। माध्य मुक्त पथ एकदम बेसिक से समझेंगे कि माध्य मुक्त पथ होते क्या है। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ के लिए पहले डिफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे इसमें ये होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त होने के कारण रैंडमली किधर भी गति करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है वहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किधर भी गति करते हैं, जैसे इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो नॉर्मली इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। जब कई भी चीज़ होती है, जैसे भीड़ में जाओगे तुम तो बहुत से लोगों से टकरा सकते हो, संभावना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे ही टकराता जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे टकराया, रेड पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे है ना, तो ये इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो इससे टकरा के इससे टकराने के बीच में जो पथ है यही माध्य मुक्त कहलाता है। माध्य मुक्त पथ कहलाता है। क्या, इसे बोल कैसे सकते हो कि क्रमागत टक्कर जो होती है उसमें बीच में चली गई दूरी। क्या, क्रमागत टक्करों के, क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या, माध्य मुक्त पथ। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो समझो कैसे। ये इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी किसी से टकराएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे टकराएगा, बाद टकरा गया ना, इससे जस्ट बाद इससे टकराएगा या किसी से भी टकराएगा, तो इससे टकरा के जो सेकंड से टकराया है तो इससे दोनों के बीच में जो ये रास्ता है ये, यही माध्य मुक्त पथ होगा। लिखा है ना माध्य मतलब होता है बीच का, नॉर्मली यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। तो माध्य मतलब बीच का, मुक्त पथ ओपन रास्ता, समझ गए ना, वही बता रहा है कि माध्य मुक्त पथ होते क्या है। ठीक है, एंड इसके बाद आते हैं कि शांति काल क्या होता है, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या, शांति काल, शांति काल, शांति काल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मली मैं यहाँ पे बताया हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये गति कर रहे हैं इधर उधर, तो जो फोर्स लगा है ना वो तो बाद में देखेंगे कि भी फोर्स लगा है। तो ये जो टकरा के इससे यहाँ पे गया है, जो यहाँ पे देखो यहाँ बनाया हूँ ना, इससे टकराया फिर यहाँ टकराया, तो इससे टकरा के इससे टकराने में जो समय लगा है, क्या समय, वो वही होगा शांति का, शांति का। क्या, इसे लिखो कैसे कि किसी चालक में दो क्रमागत टक्कर होके, क्या, क्रमागत टक्करों के बीच, के बीच, बीच लगा समय, बीच लगा समय क्या होता है, शांति काल। ठीक, शांति काल। ओके, ठीक है, राइटिंग में फोकस नहीं करना, समझना है। ठीक है ना,
तो ये माध्यम मुक्त पथ क्या होते हैं, ये सब नॉर्मली समझ में आ गया। ठीक है, एक उष्मीय वेग भी आता है, उतना खास इंपॉर्टेंस तो नहीं है बट देख लेते हैं ना। उष्मीय वेग, उष्मीय वेग, उष्मीय वेग ये क्या होता है, ये नॉर्मली ये होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उष्मा के कारण जो उनमें वेग आता है वो उष्मीय वेग कहलाता है। उष्मा के कारण क्या मतलब, तापमान बढ़ गया तो उष्मा बढ़ेगी, जब उष्मा बढ़ेगी तो एक मतलब उस पर एक फोर्स लगता है नॉर्मली उष्मा के कारण। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा के कारण कारण प्राप्त वेग, प्राप्त वेग उष्मीय वेग कहलाती है। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा के कारण प्राप्त वेग उष्मीय वेग कहलाती है। इसे नॉर्मली म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू नॉट समझो या म्यू समझो। ठीक है, बहुत सारे होंगे तो म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री डॉट बटे एन हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होते हैं, यानी धातुओं की उपस्थिति होती है। ठीक है, धातुओं के बारे में बताता है, वही ऊष्मीय वेग कहलाता है। और फिर एक नॉर्मली ये भी लिख लो, ऊष्मीय वेग है तो उसमें ऊर्जा के बारे में भी पूछ सकता है कि उसमें ऊर्जा क्या है। उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा क्या होती है, तो उसमें ऊर्जा तापीय वेग के कारण प्राप्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा उसमें ऊर्जा कहलाती है। वही फिर बात नॉर्मली आती है कि ताप के कारण, ताप के कारण इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा प्राप्त, जो ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है उसमें ऊर्जा कहलाती है, उसमें ऊर्जा कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, उसमें ऊर्जा के बारे में भी हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग 10⁻5 मीटर सेकेंड की कोटि का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये लिख लेते हैं मीटर की मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंस देने वाली बात नहीं है, बस ये सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों, ये माध्यम मुक्त पथ एंड शांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉन जानना भी इम्पोर्टेंट है उतना ही, कोई वो नहीं है। फिर ये टॉपिक आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक थोड़ा क्लियर होता है। ठीक है, एक आता है धारा घनत्व। क्या, धारा घनत्व, घनत्व, धारा घनत्व को नॉर्मली हम लोग जे से लिखते हैं। ठीक है, और ये लगा रहा हूँ वेक्टर, वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक सदिश राशि है, सदिश राशि। कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होती है कि किसी चालक का जो वो होता है क्षेत्रफल और उसमें प्रवाहित धारा, इन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। किसके किसके, किसी चालक के में प्रवाहित धारा और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं, तो इसे लिखने का तरीका ये है, जे बराबर आई बटे ए। ठीक है, इसे वेक्टर से क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सदिश राशि है। ठीक है, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी डिफाइन किया हुआ है। डिफिनीशन पे मत जाओ, डिफिनीशन क्या होगा अगर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन डिफिनीशन से मैटर नहीं है, ज़्यादा मैटर ये है क्या, किसी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल व धारा, प्रवाहित धारा, धारा के अनुपात के बराबर होती है, अनुपात, अनुपात में होती है, ये समझ लो, होती है। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है कि आई बटे, तो आई क्या, प्रवाहित धारा, एक क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, जैसे कि ये बताया हूँ ना, तो ये जो ये काट के निकाल दोगे इसका, तो ये जो क्षेत्रफल बचेगा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फिर आता है आगे गतिशीलता।
मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होती है? क्या? गतिशीलता। शीलता। समझ में नहीं आएगा तो बताना क्या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्मली गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो गतिशीलता होती है ये अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है? बी डी। बी डी। अनुगमन वेग को बी डी से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सुनो डिफिनीशन। जो गतिशीलता होती है वो चालक के अनुगमन वेग, चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में होती है। अनुपात में होती है। ठीक, जो लिखे हैं वही बता रहे हैं। क्या? ये जो म्यू है, म्यू इक्वल टू बी डी बटे ई। क्लियर हुआ? हो गया होगा, समझ में आ गया ना मोबाइलिटी क्या होती है। ओके, देन अब आती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, ये माना फलाना वाला नौटंकी है। ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि ये कहते हैं कि माना किसी चालक, क्या? माना किसी चालक का, माना किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलो या क्षेत्रफल बोलो, ठीक है। क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करते हैं? ए। क्या? ए है। तथा इसका अनुगमन वेग, क्या? अनुगमन वेग बी है। क्या? बी है। तथा चालक की लंबाई, क्या? चालक की लंबाई एल। ठीक, यहाँ पे एल इक्वल टू बी डी भी ले सकते हैं, वो बताऊंगा किस कंडीशन में। ठीक, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या होंगे? एन ई। ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तथा प्रवाहित धारा आई हो, तो हम लोगों ने पढ़ा है आई इक्वल टू क्यू बटे टी, सबको मालूम है। ठीक, तो क्यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन ई, सबको मालूम है। टी तो होगा ही। अब एन ई कहाँ पे है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसी चालक में, तो इसके लिए हम लोग इसका इक्वल क्या होगा? एन ए। ए क्या है? वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत चालक का क्षेत्रफल है। एल जो कि लंबाई है। इलेक्ट्रॉन बोला हूँ ना, एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एंड नॉर्मली यहाँ से क्या आएगा कि आई बराबर एन ई ए, एंड एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, वो क्या है? बी डी अनुगमन वेग, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये आता है कि ये जो आई होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनुगमन वेग के। कभी कभी पूछता है जो धारा अनुगमन वेग के संबंध के अकॉर्डिंग कि जो धारा अनुगमन वेग के अनुपाती होती है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ये टी से टी खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जो चालक है उसमें प्रवाहित धारा में भी समय लगा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो अब आती है इसका नेक्स्ट टर्म, जो कि प्रतिरोधों के बारे में है। ठीक है, क्या है?
सबसे पहले जानेंगे हम लोग चालकता क्या है, फिर प्रतिरोध क्या है। क्या सबसे पहले है विशिष्ट चालकता, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। आई बराबर एन ए बी डी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ओके, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। विशिष्ट चालकता, ठीक। जो विशिष्ट चालकता होती है ये अनुक्रमानुपाती हो, सॉरी अनुक्रमानुपाती बोल रहा हूँ, ये 1/, विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रम में बराबर होती है। क्या विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती नहीं होती है, व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। आज जो विशिष्ट प्रतिरोधकता उसे रो से लिखते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, सवाल आते हैं कि अगर विशिष्ट चालकता मतलब किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसमें उससे प्रतिरोध का क्या लंबाई पर निर्भर होगा या नहीं होगा। तो हम लोग एक वो पढ़ते हैं, मतलब एक फार्मूला आता है आर बराबर रो एल अपन ए, ठीक है। जो ये रो है वो ये यही है, ठीक है। कैसे आया बताता हूँ, नॉर्मली समझो, जाते नहीं दिमाग लगाना है। तो यहाँ देखो, ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग तो प्रतिरोध निर्भर कैसे करता है, तो किसी चालक, यहाँ पे देखो, किसी चालक, चालक की, चालक की लंबाई, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा तथा उसकी उसकी क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या, मतलब यही कि जो प्रतिरोध होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, किसके, लंबाई के, फर्स्ट कंडीशन जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है कि जो प्रतिरोध होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है कि आर अनुक्रमानुपाती L/A। तो हमको भी पता है, सब तुमको भी पता, सबको पता है कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो ये जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध, यही नियतांक है, रो बराबर L/A, ठीक। आर बराबर रो L/A। तो इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी आता है कि रो का मात्रक बताओ, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका मात्रक पूछता है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा RL/A। तो आर का हम सबको पता है कि आर प्रतिरोध या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो कि ऐसे लिखा जाता है। एंड लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। एंड ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही करना है। मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा ओम/मीटर, ठीक है। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ऐसे ही होगा। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका ये है कि कभी कभी हम लोगों से पूछता है कि प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, R1/R2, पहला प्रतिरोध पहले तार का एंड सेकेंड तार का, ठीक है। ये L1/L2, L2 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। किसी तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, उसके लिए ये नॉर्मली होता है, ठीक है। कितना गुना हो जाता है सबको मालूम है, 4 गुना हो जाता है। कितना, 4 गुना, भूलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे हम लोग नॉर्मली यहाँ से समझ ही गए हैं, ये जो पैटर्न मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। इसी चीज़ को घुमा घुमा के बताते हैं, सब इतना बड़ा है वैसा बड़ा है, ये है वो है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल पर भी निर्भरता समझ गए हैं कि ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ओके।